Hello everyone, this is your हिंदी क्लास फ्रॉम चैप्टर सखी वे मुझसे कह कर जाते ऑन पार्ट 6। हम आप लोग को फ़ोटो दिखा दिए थे, बोले थे कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम जानते हैं ऐसी समस्या में आप लोग को मुश्किल लग सकता है पढ़ना, तो इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं, रीड कर दे रहे, आप लोग पढ़ लीजिए। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर होता है। इस कथन का समीक्षा कीजिए। किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसके चिंतन मनन, उसकी सामाजिक मान्यताओं, मर्यादाओं आदि से बसती है। इन सबको प्रति अनन्य प्रेम और सम्मान की भावना ही राष्ट्रीय भावना है। जिस कवि की वाणी में ऐसे राष्ट्रभक्ति के स्वर निरंतर गूंजते हैं, वो सच्चा राष्ट्र कवि होता है। और गुप्त जी इस कसौटी पर खड़े उतरते हैं। गुप्त जी की रचनाओं का राष्ट्र प्रेम का स्वर। गुप्त जी के राष्ट्र काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। अपनी प्रथम सुखेखात कृति भारती में ही उन्होंने घोषित कर दिया था कि हमारा लक्ष्य अपनी राष्ट्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करना है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत के अतीत की गौरवमयी झांकी, वर्तमान की दुर्दशा का करुणा चित्र और भविष्य निर्माण की सुखद कल्पना प्रस्तुत करने वाली भारतीय जन का कटहार बन गई। फिर तो उनकी रचनाओं में राष्ट्र की आत्मा को मुखरित करने का ऐसा ज्वार आया कि संपूर्ण गुप्त काव्य पुरातन और नूतन भारत का दिव्य रत्नाकर ही बन गया। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण, अर्जुन, राम, सीता, गौतम बुद्ध, सिख गुरुओं और महात्मा गांधी आदि के चरित्र और पावन आदर्श प्रस्तुत कर देश में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। उन्होंने भारतीय के माध्यम से आत्म गौरव का संदेश देते हुए कहा, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर वशु निरा है और मृतक समान है। उन्होंने मातृभूमि की वंदना करते हुए लिखा है, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, वो क्यों न हमारी पूजे हो मातृभूमि माता यही। राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार की भावना भी गुप्त जी के काव्य में व्यक्त हुई है। वे सदाचार के माध्यम से इस वसुंधरा को ही स्वर्ग बनाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, बना लो जहाँ वही स्वर्ग है, स्वभुत थोड़ा वही स्वर्ग है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्य तब ही मुक्त का द्वार है। गुप्त जी की काव्य में भारतीय संस्कृति के सामान्यात्मक रूप के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में सभी धर्मों के प्रति आदर, हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर मुखरित है। उन्होंने अपने युग की विविध समस्याओं को न केवल चित्रित किया है, बल्कि सम्यक समाधान देने का भी प्रयास किया है। कतिपय उदाहरण दृष्टि वे है। शिक्षा समस्या। शिक्षा को हम और हमें शिक्षा होती है, पूरी बस वो घास खोदने में होती है। नारी समस्या। नर कृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर। अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। कल्याणकारी शासन का आदर्श। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। लोकतंत्र का समर्थन। राजा का पात्र है, वो एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वो प्रजापालक नहीं तो त्याज्य है, बस त्याज्य है। हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम दोनों अब छोड़े, वो विघर की नीति। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं और देश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है। उन्होंने अतीतकालीन भारत के प्रति गौरवमयी भावना एवं भविष्य के स्वर्णिम भारत की कल्पना अपने काव्य में प्रस्तुत की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते।
सखी वे मुझसे कहकर जाते, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। द्विवेदी युग के रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सन 1930 में महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया। अतीत गौरव गान, राष्ट्रीय चेतन, मानवतावादी दृष्टिकोण एवं नारी सम्मान की भावना इनके काव्य के प्रमुख स्वर है। गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से युगीन चेतना को स्वर प्रदान किया है। इन्होंने अपने काव्य सृजन के जरिए साहित्य में सदियों से उपेक्षित नारियों की वेदना को अभिव्यक्त किया। इसी प्रेम में सकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसे काव्यों का सृजन एवं नारी की असीमता तथा अस्तित्व बोध का अभिव्यक्त किया। यशोधरा में सिद्ध प्राप्त हेतु गृह त्याग करते हैं। याज्ञी वे एक महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गृह त्याग करते हैं, परंतु यशोधरा और राहुल को निदारावस्था में ही छोड़ जाते हैं। यशोधरा का लड़का का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था, और यशोधरा का हस्बैंड का नाम, आदमी का नाम था गौतम बुद्ध। गृह त्याग करते हुए सिद्धार्थ यशोधरा की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं समझते। उनके इस कृत्य से यशोधरा तिरस्कृत एवं अपमानित महसूस करती। उनके इसी मनोभाव को गुप्त जी ने सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। ये गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक चंपू काव्य से लिया गया है। इस काव्य में यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने स्त्री के मातृत्व एवं पत्नी रूप को वाणी प्रदान की है। सिद्ध प्राप्त हेतु सिद्धार्थ चुपचाप बिना पत्नी को बताए गृह त्याग करते हैं। यशोधरा को जब ये ज्ञात होता है तो वो अपनी सखी से अपना वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि उसके पति सिद्धार्थ सिद्ध प्राप्त हेतु अर्थात एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए हैं। ये उसके लिए गर्व की बात है, परंतु दुख की बात यह है कि बिना बताए ही चले गए। यदि वे उन्हें बताकर जाते तो क्या वो उनके मार्ग में बाधा बन जाती? अगर बता के जाते तो उनका रास्ता रुकावट बन जाती? कभी नहीं बनती, उनको जाने देती खुशी खुशी, लेकिन बता के नहीं गई थी। यशोधरा ये बात से दुखी थी। यशोधरा को इस बात का दुख है कि सिद्धार्थ ने उन्हें माना तो बहुत परंतु उन्हें जान नहीं पाए। उन्हें बहुत मानते थे लेकिन अच्छा से पहचान नहीं पाए। यदि वे यशोधरा को समझ पाते तो उन पर अविश्वास ना करते। अगर वो समझ पाते तो कभी अविश्वास नहीं करते, मतलब कभी क्या बोलते हैं, कभी बताकर जाते हैं। इन्हें कि कभी बताकर नहीं जाते। वो विश्वास नहीं करते तभी बताकर नहीं करते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि उनके लिए हर वो बात महत्वपूर्ण हो जाती थी जिसे सिद्धार्थ अपने मन में भी लाते थे। अथर्व सिद्धार्थ की इच्छा यशोधरा के लिए स्वीकार्य थी। यशोधरा स्थानीय धर्म का उल्लेख करते हुए कहती है कि हम अपने प्रिय को युद्ध के मैदान में क्षण में साजिद करके भेज देती है। क्या सिद्धार्थ को इस बात का संशय नहीं रहा? अर्थात यशोधरा को ऐसा करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। यशोधरा कहती है कि वो अब किस पर गर्व करे, क्योंकि जिसने उन्हें अपनाया था उसने उनका परित्याग कर दिया। जिन्हें उन्हें अपनाया था वही उन्हें छोड़ दिया। जीवन में केवल शर्मतिया ही सोच रह गई है। यशोधरा को बिना बताए गृह त्याग करने पर उनके नेत्र सिद्धार्थ को निष्ठुर कहते हैं, कठोर कहते हैं, परंतु सोचने की बात यह है कि इन नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को कोमल हृदय सिद्धार्थ किस तरह देख पाते। गृह त्याग करते समय अवश्य ही उन्हें यशोधरा पर तरस आया होगा। पति द्वारा इस तरह परित्यक्त होने पर भी उसके भीतर सिद्धार्थ के प्रति कटु विचार नहीं है। यशोधरा ये कामना करती है कि जिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका परित्याग किया, उन्हें वे सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो।
साथ ही वो ये भी कहती है कि वे सिद्धार्थ उसके दुख से दुखी ना हो। वो उन्हें उल्हाना नहीं देना चाहती। वे एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गए हैं, इसलिए वे सिद्धार्थ उसे और भी अच्छे लगने लगे हैं। यशोधरा को यह विश्वास है कि सिद्धार्थ जिस सिद्ध की प्राप्ति हुए हेतु गए हैं उसे प्राप्त कर एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। बस उन्हें इस बात का डर है कि उनके रोते हुए प्राण इस समय तक बचे रह पाएंगे और उनका ये दुख विलाप पीड़ा सुखमय गीत में बदल पाएगा। इस प्रकार मैथिली शरणगुप्त इस गीत के माध्यम से एक पति द्वारा पत्नी पर अविश्वास जताए जाने की दशा का वर्णन करते करते उसकी पीड़ा को सकारात्मक रूप दे देते हैं। आरंभ में यशोधरा को इस बात की नाराजगी है कि सिद्धार्थ बिना बताए चले गए, परंतु कविता के अंत तक आते आते यशोधरा उनकी सिद्ध प्राप्ति की कामना करने लगती है और उनकी वापसी तक उनका स्वागत करने के लिए बची रहना चाहती है। नेक्स्ट, सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता का उद्देश्य बताइए। प्रत्येक रचना में लेखक का एक उद्देश्य निहित रहता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में भी कवि मैथिली शरणगुप्त का एक उद्देश्य निहित है। गुप्त जी ने जिस समय लेखनी उठाई उस समय नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गुप्त जी नारी स्वतंत्रता के हिमायती थे। वे नारी को भारतीय संस्कृति की नींव के रूप में स्वीकारते हैं। नारी के प्रति अपने दृष्टिकोण को उन्होंने अपने नारी पर आधारित काव्यों में स्पष्ट किया है। उनका ऐसा ही एक काव्य है यशोधरा काव्य के माध्यम से गुप्त जी नारी के पत्नी एवं मातृ रूप को स्पष्ट करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में गुप्त जी ने नारी के पत्नी रूप को स्वर प्रदान किया है। सिद्धार्थ सिद्ध प्राप्ति के लिए आधी रात को पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। यशोधरा को जब ये पता चलता है तो वो बहुत अपमानित महसूस करती है। उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि उनके पति सिद्ध प्राप्ति के लिए गए हैं, वरना उन्हें दुख इस बात का है कि उनके पति सिद्धार्थ ने उन पर विश्वास नहीं किया। यहाँ एक पत्नी का स्वाभिमान आहत होता है। पुरुष स्त्री को कमजोर समझता रहा, उस पर अविश्वास जताता रहा। पत्नी रूप में यशोधरा को पति का ऐसा व्यवहार अनुचित जान पड़ता है। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं, इसलिए इस कविता में वो पत्नी के रूप में अपना पक्ष रखती है। साथ ही यशोधरा एक आदर्श पत्नी का परिचय देती है। एक पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं, परंतु एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। पत्नी जो अपने पति पर विश्वास करती है लेकिन पति को अपना पत्नी पर विश्वास नहीं था। वही बात को मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं। इसमें यशोधरा को ये विश्वास है कि उनके पति जिस लक्ष्य की प्राप्त हुए हेतु गए हैं उसे वे अवश्य प्राप्त करेंगे और प्राप्त ही नहीं करेंगे, वरना लौट कर भी आएंगे। सिद्धार्थ पर यशोधरा का अटूट विश्वास है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से गुप्त जी पत्नी के इसी आदत रूप को चित्रित करते हैं। उनकी नायिकाएं स्वाभिमानी एवं उच्च गुणों से युक्त है। नारी कमजोर नहीं, आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति को रणभूमि में भेज सकती है। वो जीवन में पति के प्रत्येक फैसले में उसके साथ खड़ी रहने वाली है। अंध समाज को उसे अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए। नारी के रूप में यशोधरा पति द्वारा अविश्वास जताए जाने का प्रतिकार करते हुए अपने सम्मान की रक्षा करती है और आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति की सफलता की कामना भी करती है। नारी के इस आदर्श रूप को स्थापित करना गुप्त जी का उद्देश्य रहा है, जिसमें वो पूर्णत सफल है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता का शीर्षक कवि मैथिली शरणगुप्त जी के कथे को पूरी तरह अपने में समेटे हुए
है। शीर्षक की पहली विशेषता है उसकी संक्षिप्तता। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि शीर्षक संक्षिप्त नहीं है, परंतु संक्षिप्त न होते हुए भी ये कविता के मूल भाव से संबद्ध है। सिद्धार्थ सिद्ध प्राप्त हेतु पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाते हैं। यशोधरा इससे संजय को अपमानित महसूस करती है और इसी संबंध में वो अपनी सखी से प्रश्न करती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें बताकर जाते तो क्या वो उनके मगर की बाधा बनती, रास्ते की रुकावट बनती। यशोधरा द्वारा पूछा गया ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति द्वारा पूछा गया प्रश्न है। गुप्त जी समाज की इस सोच को खंडित करते हैं कि स्त्री पुरुष के मगर की बाधा है। वे साक्षात शब्दों में इस बात का समर्थन करते हैं कि शायद पुरुष स्त्री को समझ ही नहीं पाता, अन्यथा उसके साथ इस तरह का व्यवहार ना करता। गुप्त स्त्री को पुरुष की सहयोगिनी के रूप में उसके समकक्ष देखता चाहते हैं और इस दृष्टि से यशोधरा द्वारा सखी से पूछा गया ये प्रश्न सार्थक हो उठता है। यशोधरा के प्रत्येक भाव में यही प्रश्न झलकता है कि यदि वे उनसे कहकर जाते तो वे क्षणवे उन्हें भेज देती। इस आधार पर कह सकते हैं कि कविता का शीर्षक संस्कृत न होते हुए भी उचित सदेशपूर्ण एवं सार्थक है। सखी में मुझसे कहकर जाते कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, संपर्क कीजिए। भारतीय संस्कृति में अटूट आस्था मैथिली शरण गुप्त के लेखन की सबसे बड़ी ताकत है। इनके संस्कृत लेखन का एक सिरा अतीत गौरव गान से और दूसरा भविष्य निर्माण से जुड़ा है। गुप्त जी एक और भारत के समृद्धशाली अतीत का वर्णन करते हैं, दूसरी ओर उस वर्णन के जरिए भविष्य को गाड़ने का काम करते हैं। सखी भी मुझसे कहकर जाते कविता में भी उनके लेखन की ये विशेषता देखने को मिलती है। गुप्त जी के हृदय में भारतीय नारी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। इस कविता में भी उनका यही भाव दृष्टिगोचर होता है। कविता में निहित संदेश को इस प्रकार देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से गुप्त जी ने सदियों से छली जाती नारी की वेदना को वर्णि दी है। पुरुष समाज उस पर अविश्वास करता आया है, परंतु वो विश्वास की पात्र है। वो कभी भी पुरुष के मगर की बाधक नहीं। वो समस्त उत्तरदायित्व का वहन करने में सक्षम है। अंत पुरुष समाज द्वारा उस पर अविश्वास किया जाना उचित नहीं। गुप्त जी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पुरुष द्वारा त्याज्य होकर भी आदर्श भारतीय नारी हमेशा उसके मंगल की ही कामना करती है। वो अपने पति की सफलता में अपनी सफलता देखती है। ये नारी के प्रति गुप्त जी का आदर्श है। गुप्त जी उसे इस आदर्श पद से नीचे नहीं देख सकते। इसलिए यशोधरा अपने स्वाभिमान के आहत होने पर अपनी सखी से इसकी शिकायत तो करती है, परंतु अपने पति के आमंगल की कामना कदापि नहीं करती। आधुनिक परिवेश में नारी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व और मंगल कामना के भाव को संपन्न कर समाज में उसे स्थापित करना ही इस कविता का मूल संदेश है। पाठ के आधार पर यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। उत्तर, भारतीय संस्कृति में गुप्त जी का अटूट विश्वास है। एक और वे देश के स्वतंत्रता के लिए भारत के अतीत का गौरव गान करते हैं, दूसरी ओर अतीत से नारी चरित्रों को उठाकर उन्हें वर्तमान में स्थापित करते हैं। फलस्वरूप साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया जैसे काव्यों की रचना करते हैं। यशोधरा में पति द्वारा त्याक्त पत्नी एवं राहुल जननी के रूप में एक माँ के चरित्र को स्थापित करने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। साथ ही नारी के स्वाभिमान की रक्षा की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता गुप्त जी के
यशोधरा काव्य से ली गई है। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी की नारी भावना व्यक्त हुई है। नारी के पत्नीत्व रूप की अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। इसी आधार पर नारी भावना के विभिन्न रूपों की पड़ताल इस कविता के माध्यम से संपन्न करने का प्रयास निम्नलिखित है। स्वाभिमानी स्त्री। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से प्राप्ति के लिए यशोधरा और राहुल को सोता हुआ देखकर चले जाते हैं। यशोधरा इसे एक पति द्वारा पत्नी के अपमान के रूप में देखती है। पति द्वारा पत्नी पर किया गया यह अविश्वास उन्हें स्वीकार्य नहीं। एक आदर्श पत्नी की भांति यशोधरा के लिए भी पति की इच्छा स्वीकार्य थी। सिद्धार्थ ने उसे पत्नी धर्म पालन का अवसर ही नहीं दिया। कृत्यव्यपरायण। यशोधरा को अपने कर्तव्य का बोध है। वो स्त्रीय धर्म को भी अच्छी तरह समझती है, इसलिए कहती है कि यदि उसके पति ने उस पर अविश्वास न किया होता तो वह क्षणवे उन्हें सिद्ध प्राप्त हेतु भेज देती। विरह वेदना। यशोधरा की वेदना में गुप्त जी ने नारी जाति की वेदना को समेट लिया है। यशोधरा की पीड़ा समस्त भारतीय नारी की पीड़ा है। उसका स्वाभिमान भारतीय नारी का स्वाभिमान है। वो सहयोगिनी सहधर्मिणी है। किसी के पद की वादा नहीं। वो हाड़ मांस का पुतला नहीं और ना ही निरंतर विलाप करने वाली कमजोर स्त्री है। उसे दुख अवश्य होता है, परंतु वह क्षणवे को संभालना भी जानती है। ये उसके चरित्र की ताकत है। आदर्श पत्नी। आदर्शा पत्नी। यशोधरा के माध्यम से गुप्त जी ने आदर्शा भारतीय पत्नी का स्वरूप भी संपन्न किया। यशोधरा को पति के जाने का नहीं अपितु चोरी जाने का दुख है। फिर भी एक आदर्शा पत्नी की तरह वो उनके मंगल की कामना करती है। प्रेम का उदात्त रूप। सिद्धार्थ को तो यशोधरा पर विश्वास नहीं, परंतु यशोधरा को अपने पति सिद्धार्थ की सफलता पर किंचित संदेह नहीं। वो जानती है कि उसके पति जिस सिद्ध प्राप्ति के लिए गए हैं वो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी, और इतना ही नहीं, सिद्ध प्राप्ति के पश्चात वे वापस लौट कर भी आएंगे। यशोधरा जाते समय तो सिद्धार्थ को विदा नहीं कर पाई, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे ये अवसर ही नहीं दिया, परंतु उनके लौटने पर वो उनका स्वागत करने के लिए बची रहना चाहती है। उसके मन में सिद्धार्थ के प्रति कोई कलुषता नहीं है। ये प्रेम का उद्यत रूप है। मतलब सिद्धार्थ उन्हें बताकर नहीं कहते, तो भी यशोधरा ये कामना करती है कि वो जरूर लौट कर आएंगे, अवश्य लौट कर आएंगे, कुछ न कुछ वो मतलब क्या बोलते हैं, अवश्य जीत कर आएंगे और वो सफलता पाकर आएंगे। और हम आने का जब तक आते हैं वो चाहती है कि हम तब तक बचा रहें और उनका स्वागत करें, प्रेम रूप से उनका स्वागत करें, और जो भी बात है पहले का हम भूल जाए और उनका स्वागत करें प्रेम रूप से, तब तक हम बचे रहें। गुप्त जी के लेखन के साथ साथ उनकी भाषा भी निरंतर परिष्कृत होती गई। तत्सम शब्दों का प्रयोग होने पर भी भाषा बोधगम्य है। गुप्त जी की काव्य की विशेषता बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, वस्तुतः गुप्त जी पारिवारिक जीवन के कथाकार है। परिवार का अस्तित्व नारी के बिना असंभव है, इसलिए वे नारी को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। नारी के प्रति उनकी दृष्टि रोमनी न होकर मर्यादावादी और सांस्कृतिक रही है। उनके काव्य में नारी अधिकारों के प्रति सजगा, शीलवती, मेधाविनी, समाज सेविका, साहसी, त्यागसी और तपस्विनी के रूप में उपस्थिति हुई है। निष्कर्ष। इस प्रकार उपरोक्त बिंदु यशोधरा के चरित्र को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम है। यहीं पर आप लोग का वीडियो खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर भी खत्म होता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी खत्म होता है। और ऑलरेडी हम इसका ये हम लोग का लास्ट पार्ट है चैप्टर का, पार्ट 6। हम बोले थे कि इसका वीडियो और नहीं आएगा, पीछे का जो हम दिखा दिया था फ़ोटो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, लेकिन तो भी कितने स्टूडेंट्स को डाउट था,
तो इसलिए कोई पढ़ पाते, कोई नहीं पढ़ पाते, इसलिए उसके ज़रिए में हम बना दिए वीडियो। आप लोग आराम से कर पाइए, आप लोग कोई परेशानी ना हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें अपना फ्रेंड सर्कल में, जैसे आप लोगों को हो रहा है। आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो, आपके फ्रेंड्स भी मेरे चैनल को जान पाए और मेरे को मोटिवेशन मिले, जिससे हम आगे ग्रो कर सकें। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरे जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कॉमर्स स्ट्रीम का जो भी वीडियो है आप लोग को इसमें मिल जाएगा। कॉमर्स स्ट्रीम का जो भी नोट्स है आप लोग को मिल जाएगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया जाएगा, वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लें, जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सेमेस्टर 2 के लिए भी, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में भी होगा, आगे चल के भी ऐसे ही हेल्प होते रहेगा। सेमेस्टर 2 के लिए अभी आप लोग का हेल्प होने वाला है। क्लास 11 सेमेस्टर 2 का WB बोर्ड में हेल्प होने वाला है, इसलिए आप लोग वो ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लें। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे दे दिया जाएगा आप लोग को थंबनेल पे। आप लोग वो कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे, आप कॉल भी करिएगा तो उठा लेंगे। अगर हम कॉल कभी नहीं उठाते तो मैसेज कर दीजिएगा, उससे मैसेज का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।